मैं ये पूरा नाट्य के बारे में आपको बता रहा हूं कि क्या चीज है। तो क्या होता है नाट्य? किसी पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या प्रेम कथा, इसका मंच पर कलाकारों द्वारा अभिनय करना लोक नाट्य कहलाता है। पहले पुराने टाइम के अंदर जब विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस नहीं करी थी तो लोग अपने मनोरंजन के लिए इनका यूज करते थे, समझ गए। ये हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 10 हैं। कितने हैं? इनमें से 2 ऐसे हैं जो नृत्य में भी पढ़ा और नाट्य में भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ उन दोनों को हम नृत्य नाट्य कहते हैं, क्योंकि नृत्य भी है और नाट्य भी। 10 कौन कौन से हैं? पहला तो है गौरी, जिसका हमने खूब पढ़ा और आज हम लिखेंगे भी। पहला तो कौन सा? गौरी। दूसरा होता है ख्याल। दूसरा क्या है? ख्याल। ख्याल का ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है विचार। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने कहते हैं ख्याल आया, इस तरह का विचार। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो भी कोई कलाकार ये ख्याल करता है या ख्याल दिखाता है तो वो आंसू कवि होता है। आंसू कवि वो व्यक्ति होता है जो माहौल को देखकर या घटना को देखकर तुरंत उसको कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से दर्शकों को बता दे। ऐसे कलाकार ख्याल के कलाकार हैं, समझ गए। ख्याल कई प्रकार की अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे शेखावाटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, हेला ख्याल, ठेपाली ख्याल, कन्हैया ख्याल, जयपुरी ख्याल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये ख्याल अलग अलग क्षेत्रों के अंदर खेली जाती है। बात समझ में आ रही है आपके? जहां दिक्कत आए तुरंत बोल देना मेरे को। ये है ख्याल। फिर तीसरी चीज आती है जिसे कहते हैं तमाशा। जैसे हमारे पूरे राजस्थान के अंदर 2 रियासतें ऐसी है। पूरे राजस्थान के अंदर हिस्ट्री चल रही है क्या आपके? हैं? होएगी क्या? फिर तो मैं खुला हूं, तो कह सकता हूं आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा। आपने राजवंश पढ़े, एक आपने कछावा पढ़ा होगा। कछावा कहाँ थे? आमेर के अंदर। बेले थे दाप के, क्यों? पहले मुगलों के अधीन हो गए। मैं इस कल्चर वाले में मैं बात कर रहा हूं ताकि हमारे बात को समझ में आने में दिक्कत नहीं आए। बेले इसलिए थे कि रोजगार तो फुल था उनके पास, क्योंकि मुगलों के अधीन हो गए। कोई सेनापति बना, कोई मनसबदार, ये था। नौकरी उनके करते, तनख्वाह तीर। वो जो कहीं युद्ध में जाते तो वहां सेनापति वही होते। लूट का सामान आधा खुद रखते, आधा उनको देते। खूब पैसे वाले थे। तो ये क्या थे? ये कला प्रेमी भी थे। क्या थे? जयपुर वालों की बात कर रहा हूं। जयपुर वाले क्या थे? कला प्रेमी थे। कला प्रेमी दोनों तरीकों से थे। एक इन नाच गाने वालों हिसाब से भी कला प्रेमी थे। दूसरे जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगा काम। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा था। जैसे आज हम पढ़ते हैं शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग। अरे क्या पढ़ रहे हो आप भाई? इधर देखो यार 2 मिनट। आप 10-15 मिनट अगर मैं जो बोल रहा हूं ना इसको सुन लोगे ना, आधा याद हो जाएगा आपके, गारंटी है मेरी। आप ध्यान से तसल्ली से सुनना। तो इन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बना रखा था जिसमें ये कलाकारों को भर्ती करते और उनका रहना खाना पीना सारा राज परिवार ही वहन करता था। अब कलाकारों को क्या जोर आए? जैसे आप कल को पीटीआई लग जाते हो तो आपको खाने पीने की, रहने की, कहीं जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर वालों को नहीं कहना पड़ेगा मैं वहां जा रहा हूँ। उनको बताना ही पड़ेगा कि मैं तो वहां जाके आ रहा हूँ। खर्चा नहीं मांगना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आदमी आर्थिक दृष्टि से स्ट्रांग हो गया, और जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वही चीज अगर अभाव में होती तो एक तो टेंशन वो रहती, तो दर्शक आएंगे कितने, एक चंदा कितने का आएगा, वो टेंशन रहती। और एक फ्री है, कर दिया दर्शक चाहे 2 ही खड़े हो, अपने को तो 10,000 मिलने तो मिलेंगे ही, समझ गए। तो वो तो हाँ वो तो फिक्स हो गया। इस कारण से ये कला बड़ी चरम पर पहुंच गई थी। तो जयपुर रियासत ने ऐसे ही कलाकारों का डिपार्टमेंट बना रखा था जिसे वो कहते थे गुणीजन खाना। क्या बोलते थे? गुणीजन खाना, समझ गए। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो गुणीजन खाना क्या था बताओ? कलाकारों का सरकारी विभाग। और कहां? जयपुर रियासत का।
क्या कहलाता था? समझ गए क्या बात? ऐसे इन्होंने तो एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें नाचने गाने वाले जो लोग थे वो थे। दूसरा एक और था इन्हीं का ही, सूरत खाना। क्या था? सूरत खाना। सूरत खाना क्या था? ये इसमें है? तोप डालने खाना नहीं ना। सूरत खाना वो था चित्रकार जो थे ना, जो पेंटिंग करते, उन कलाकारों का एक विभाग था। समझ गए? रुको एक मिनट, बंद कर दो इसको। सिले खाना है वो। हाँ बात तो याद करो, याद ना आधा याद किया, पक्का याद नहीं करा। सिला खाना बोलते हैं, ये है तोप डालने के कारखाने को बोलते हैं, ये भी जयपुर वालों का। तो सिला खाना तो तोप डालने का कारखाने को बोलते हैं। गुणीजन खाना नाचने गाने बजाने वाले जो कलाकार थे उनका सरकारी विभाग, और सूरत खाना चित्र बनाने वाले कलाकारों का सरकारी विभाग। ये तीनों डिपार्टमेंट किसके थे? कछावा राजवंश के थे, सरकार वो ही थी, उनके द्वारा ये बनाए गए थे। समझ गए क्या बात? इसके तरह से मेवाड़ वाले वीर थे, वो भी शरण देते थे कलाकारों को, ठीक है ना। उनमें एक राजा हुआ जगत सिंह फर्स्ट, सुना हुआ है क्या नाम आपने? सुना है? याद रखना इसको, क्या नाम है? जगत सिंह प्रथम। ठीक है, कला पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको आपको बताया। इस आदमी ने वहां अपने यानी उदयपुर के अंदर, मेवाड़ उदयपुर हो गया, तो जगत सिंह फर्स्ट ने क्या बना रखा था? तस्वीरा रो कारखाना, तस्वीरा रो कारखाना ये बना रखा। समझ गए बात? या इसे बोलते एक नाम और था, चितेरों री ओवरी, चितेरों री ओवरी। दोनों एक ही है, प्राइवेट एक दूसरे के। किसने बना रखा था? अब आप पूरी कल्चर जब पढ़ोगे, ऐसे डिपार्टमेंट की बात करेंगे, इतने ही हैं जितने मैंने बनाया, इसको छोड़कर। ये तो इनके कारण बताया मैंने। गुणीजन खाना कलाकारों का सरकारी विभाग जो कला का प्रदर्शन करते, नाचते गाते बजाते। सूरत खाना चित्रकारों का। दोनों किसके हैं? कछावा राजवंश के, जयपुर रियासत के, आमेर बोलते तो उस टाइम वहां उस रियासत। जगत सिंह फर्स्ट ये बात करें तो मेवाड़ के थे। ये दो ही हैं, बाकी किसी ने नहीं करा ऐसा काम। समझ गए? क्योंकि हम इससे संबंधित बात कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ बताया आपको, तो ये जो तमाशा थे ना, तमाशा, ये इस वाले कलाकार तमाशा दिखाते थे, ठीक है ना। तो आपको अगर पूछे ना तमाशा के कलाकार कौन थे, तो कहेंगे सूरत खाना वाले कलाकार थे, वो ही दिखाते थे। समझ गए? दूसरा कोई आदमी आके नहीं करता। समझ गए क्या चीज है? सूरत खाना। जान गए बात? तो एक तो है गौरी, एक है ख्याल, एक है तमाशा। चौथा है चार बैत। क्या चीज है? चार बैत। हमारे राजस्थान के अंदर आपने हिस्ट्री पढ़ ली, एकीकरण है एक, है ना? क्या हुआ? एकीकरण पढ़ा ना आपने? पूछूंगा नहीं, आप मेरे को ये बताओ। जैसे आप एकीकरण में नीचे लास्ट में शायद लिखते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? बोलो, एक घबरा के क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो। मेवाड़, नई, झालावाड़। क्यों? अंग्रेजों ने बनाई थी। मुस्लिम रियासत एकमात्र टोंक। चलो ठीक है, ये इतना बहुत बढ़िया, क्योंकि ये चीजें हेल्प करती है अपने यहाँ। अलग से याद नहीं करना पड़ेगा इन चीजों को, और सीधा फोकस करेंगे कि टोंक रियासत थी मुस्लिम रियासत। उसके जो कलाकार थे वो कहीं घूमने अगर जाएंगे तो वो अपने वाले एरिया में जाएगा, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वहां जाएगा, अपने एरिया में जाएगा। क्योंकि धर्म के नाम पर भी अगर जाएगा तो वहां उनकी मस्जिद मक्का वो सारा। तो वो क्या हुआ, यहाँ का जो नवाब था ना, वो गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जैसे अपने राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से बोली जाती है मारवाड़ी, तो वहां भाषा बोली जाती है पश्तो। कौन सी? याद रखना, कौन सी लैंग्वेज चलती है? पश्तो। समझ गए क्या बात? अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है? पश्तो। अब वो वहां गया, वहां जाके और उसने वहां 2-4 दिन के लिए रुका। तो वहां रुका ना, तो उसने देखा यार प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है,
और वहां वो प्रोग्राम चल रहा था, ये कौन सा, तो वो प्रोग्राम निपट गया ना, जो कलाकार बैठे थे उनको कहा यार हमारे वहां चल के कर दोगे क्या है प्रोग्राम। उन्होंने कहा हमारे क्या दिक्कत है, रहना खाना पीना आपका होगा, हम प्रोग्राम दिखा दें। वही है अपने नरमा चुगाई के लिए पंजाब से लाते हैं ना, तो उनका रहना खाना कौन कराता है, हम लेके आए तो हम ही लाएंगे, जो लेके आएगा वही भुगतेगा। तो इन्होंने कहा, नवाब था यानी राजा था, और राजा ने कह दिया कि आप हमारे वहां चलो और प्रोग्राम दिखाओ। अब बेचारों की समस्या क्या कि उनको भाषा कौन सी आती, पश्तो आती। अब पश्तो में देख लो क्या करेंगे, यहाँ बैठ के अब आप देखना जो चीज बता रहा हूँ वही भाषा या जो एक्शन बताऊंगा ना वही इसके अंदर है, ध्यान से सुनना इसको। ये बैठ के, ये मंच है थोड़ा सा और ऊंचा है, इतना ऊंचा है, समझ गए। इस मंच के ऊपर घुटने के बल बैठ जाएंगे, ताली पीटेंगे और तो डपली बजाएंगे, डप। एक तो होता चंग, एक होता है छोटा सा, वो डपली बजाएंगे। गाते शानदार थे परंतु बोल एक ही समझ में नहीं आता। लोग देखते यार बड़े बढ़िया प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम तो बढ़िया दिखाते तो समझ में नहीं आता। अब राजा के वैसे राजा कहते हमारे बाहर के कलाकार आए हुए हैं प्रोग्राम देखो। अब वहां एक करीम खान हिंग आदमी था, कहाँ, टोंक के अंदर, उसने वो समस्या पकड़ ली। अब दर्शक डरते बोले थे नहीं कि भी ये भाषा समझ में आने रही, कर क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आया, परंतु टोपी टोपी लगा के सुंदर से तैयार होकर वो डफली डुफली बजा के गा जाते, 2 एक घंटे बैठ रहते, मुंह बाहर रखते, समझ में कुछ ही नहीं आए। तो अब ये ऐसा प्रोग्राम होता है, इसका मतलब दूसरा कोई साथ वाला अगर देखने जाए तो उसको कह देता देखने के लिए कुछ नहीं है, वो बस कूद काद कर रहे हैं और डफली बजा रहे, समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये भाषा थी कौन सी कौन सी भाषा, पश्तो भाषा थी। वो करीम खान व्यक्ति था ना, वो उनके पास लगा। पास लगने का मतलब समझ गए, बेलिपा किया उनसे, और उनसे बेलिपा करके पूछा करते क्या हो तुम, बट प्रोग्राम तो तुम्हारा बहुत शानदार है परंतु समझ में नहीं आता भाषा क्या है। तो उसने सीख की पहले पश्तो, करीम खान ने क्या किया, पश्तो भाषा सीखी, और सीख के वो जो करते ना उसको कन्वर्ट कर दिया स्थानीय भाषा में। समझ गए क्या बात। अब उस करीम खान नियंग ने प्रोग्राम दिखाना शुरू कर दिया, समझ गए। अब दर्शक हो गए बम्पर, जान गए। तो 4 बैंत कहां खेली जाती है, मूलतः कहां की है, किस भाषा में शुरू हुई थी, स्थानीय भाषा में। किसने कन्वर्ट किया, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इतना ही है, 4 बैंत। संगीती दंगल है एक तरह की, जैसे नॉर्मली जब हम फ्री थे, मोबाइल नहीं था उस टाइम, हम टाइम पास के लिए अंताक्षरी खेलते थे, था ना, अब तो गायब हो गया। अंताक्षरी खेलते तो वो आपको पता है और मेरे को भी पता है कि क्या होता है अंताक्षरी में, वो शब्द लास्ट वाला पकड़ा और फिर यूं। इसमें भी ऐसा ही कुछ करते हैं, संगीती दंगल है, वाद विवाद करते हैं संगीत पर, समझ गए। 4 बैंत के अंदर मूलतः किस भाषा में शुरू हुआ, स्थानीय भाषा में कन्वर्ट किसने किया, करीम खान। राजस्थान में कहां खेली जाती है, टोंक के अंदर। 4 हो गई, समझ गए। एक आती है कठपुतली, क्या चीज आती है, कठपुतली। कठपुतली राजस्थान के अंदर मेवाड़ में प्रचलित है, या कह सकते हैं उदयपुर। कठपुतली कहाँ की फेमस, उदयपुर की। पुतली जो बनाते हैं वो कागोर की आड़ू की लकड़ी से बनाते हैं, इसके टांगे नहीं होती, समझ गए। उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें अलग अलग खेल दिखाए जाते हैं। राजस्थान में कठपुतली के 2 खेल ज्यादा फेमस हैं। कितने खेल, 2 खेल। पहला खेल है पृथ्वीराज संयोगिता, कौन सा, और दूसरा खेल है अमर सिंह राठौड़ री वीरता। क्या नाम है, अमर सिंह नाम का एक लड़का था महाराणा प्रताप का, मैं बोल रहा हूं अमर सिंह राठौड़ री वीरता। आपने हिस्ट्री में पढ़ा, सलावत खां की गर्दन उसके जीजे के दरबार में जाके काट दिया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चीज। नहीं पढ़ा, चलो सुनो फिर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है, सुननी भी जरूरी है। नागौर का था, अमर सिंह राठौड़ कहाँ का था, नागौर। राठौड़ इधर के ही थे, मारवाड़ के ही थे राठौड़। बोलो बोलो। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने तो हो सकता है गलत बता दिया, क्योंकि साइंस के हैं हमने तो वो पढ़ी है, रटा ही मारा हुआ है, जो चीज है वो एकदम ऑथेंटिक है। बाई चांस गलत हो तो मैं भी दोबारा देख लूँ,
कि अमर सिंह राठौड़ था ना, वो बड़ा वीर था। तो अमर सिंह के बारे में ये फेमस था कि अमर सिंह किसी के आगे झुकता नहीं, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है कि किसी के आगे झुका नहीं कभी अमर सिंह, जब तक जिंदा रहा। तो हाँ बोलो। अब पहले मेरे को बता लेने दो, फिर आ वाली जो चीज हो ना वो मेरे को बता देना, तो मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। तो अमर सिंह राठौड़ क्या बड़ा तकड़ा था। तो ये बात गुरसुर गुरपुर होती हुई शाहजहां तक पहुंच गई। शाहजहां तक पहुंची ना, तो शाहजहां ने कहा कि मैं झुका दूंगा उसको, क्यों बेले ही होते थे, जब लड़ाई करनी, खाना पीना सोना इतना ही है, डांस देख लेना इतना ही तो काम था, कौन सी नौकरी पीटीए की तैयारी करनी तो था नहीं। तो उसने कहा कि झुकाने वाला काम मेरे जुम्मे, तो राजस्थान वालों सब क्योंकि वो वीर था, सामने तो कोई बोले नहीं, तो उन्होंने क्या कि योजना बनाई कि इसको झुकाएं कैसे। तो उसने कहा कि मैं पार्टी देता हूँ। शाहजहां ने कहा मैं पार्टी करूं और सबको बुला लेंगे, राजस्थान वालों को। तो राजस्थान वालों को बुलाया, सबको निमंत्रण दे दिया, शाहजहां की पार्टी है। तो पार्टी के अंदर सबके आसन लगा दिए यूं, और गेट जो रखा ना वो मोरी रख ली। मोरी जानते हो, वो छोटा सा गेट, जो बड़ा गेट है उसके बीच में एक छोटा गेट। तो उसमें अगर आदमी एंट्री करेगा, जो गाँव में आज भी हमारे है कि भी जब एंट्री करते हैं तो कैसे घुसते हैं, सिर पहले डालेंगे और फिर पाँव, ऐसे ही कुछ सिस्टम रहता है। तो सबको बुलाया, अमर सिंह जी को भी इनवाइट किया कि आप भी आ जाना। तो उसने क्या किया, सामने ठेठ सामने तो अपना लगा लिया सिंहासन, और बराबर में सबको बुला लिया, सबको कह दिया कि आप 10 बजे आ जाना, उसको मैसेज पहुंचा 11 बजे पहुंच जाना। तो वो पहुंचा ना, तो उसने, क्योंकि बुद्धिमान थे, अपने राजस्थान के जितने भी राजा हुए ने आप सुनना, अगर हिस्ट्री के अंदर जिक्र करते हैं, बड़े ही ब्रिलियंट थे। तो उसने सोचा यार इतना बड़ा, मतलब एक तरह से नरेंद्र मोदी आज का, उस टाइम दिल्ली का बादशाह, कि यार इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा फंक्शन किया, गेट रखा छोटा, कोई न कोई चक्कर है। उसके समझ में आ गई, उसके समझ में आई ना, तो उसने देखा कि वो गेट को दरबान करा कि जाओ अंदर। उसने कहा ऐसे अंदर थोड़ी जाऊंगा। उसने क्या किया, मोरी के अंदर हाथ डाले और टांगे डाली पहले। अब वो सारे देखे यार मजा किरकिरा कर दिया इसने, तो वो झुकने वाला प्रोग्राम ही नहीं किया, वो करता तो वो ताली बजा देते, तैयारी बैठे थे। अब उसने ऐसे किया तो वो अपने ठाट से, अच्छा लंबा टकटा शरीर का था, जाके वो सिंहासन खाली था उस पर बैठ गया। अब उसका साला था उस दरबार में बैठा, शाहजहां का, सलावत का। उसने कह दिया कि यार आपने दिल्ली दरबार के अंदर बुलाया तो ढंग के आदमियों को, तो ऐसे गवारों को किधर से बुला लिया। तो वो इतनी सी कटार थी उसके पास, किसके पास, अमर सिंह के, पकड़ा ऊपर से और गटागट मार के वहीं से हटा दिया। अब क्या था, शाहजहां को जब पता चला ना कि ये तो इतना तकड़ा है, सुना सुना था, देख और लिया कि भी दूसरे के घर में, दूसरे के साले को, दरबार के अंदर लोग और जनता सेना सारी उसकी, और ये इतना हिम्मती कहा कि मेरे साले को मार दिया। शाहजहां कूद के, पास में हरम था, हरम जानते हो किसको कहते हैं, हाँ जहां औरतें बैठती है ना, हरम में कूद गया था। उसको पता था कि राजस्थान के राजपूत जो है वो महिलाओं के कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, इस अपनी बचत करने के लिए वो वहां कूद गया। कई देर बाद में मुंह देख के गया क्या, वो गया, आज वो गया कि वो तो पाइयो एक लोहे लेके आया था, अगर वो उसके पास में किलो लो होता ना, सारों को सल्टा जाता, कि इतना सा वो कटार लेके आया तभी मार गया। वो तो अगर तलवार लाता सारों को सल्टा देता, कि झुकने झाकने वाला तुम ही करो। तो अमर सिंह राठौड़ री वीरता, ये इस कठपुतली खेल में दिखाते हैं, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो है वो बनी हुई है नागौर दुर्ग के अंदर। कहाँ है, नागौर दुर्ग में। कठपुतली की अगर हम बात करें, दो चार बातें और हैं। इस खेल को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति है, वो है देवीलाल सामर। क्या नाम है, देवीलाल सामर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देवीलाल सामर का संबंध किस नाट्य से, कठपुतली। इस आदमी ने खूब मेहनत की, खूब प्रोत्साहित किया लोगों को, प्रोग्राम अरेंज कराना, कठपुतली वाले जो नट जाती थी ना, उसको मोटिवेशन खूब दिया इस आदमी ने। और इसी के प्रयास से राजस्थान के अंदर भारतीय लोक कला मंडल और साथ में सन भी याद कर लेना,
भारतीय लोक कला मंडल 1952 में स्थापित हुआ और उदयपुर में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? उदयपुर। समझ गए? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? समझ गए? जितने भी वाद्य यंत्र, जितने भी आभूषण, जितनी भी वेशभूषा, जितने भी ये कलाकार, जितनी भी पेंटिंग, सारी सारी इसमें संग्रहित है। कुछ भी देखना चाहो तो आप सजीव है, इसके अंदर डेमो बना हुआ है। और इसी के अंदर एक गांव बसाया हुआ है जो राजस्थान की पुरातन संस्कृति की झलक दिखाता है। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? कब स्थापित हुआ? किसके प्रयास से हुआ? इसका संबंध किस खेल से है? समझ में आए बात? हमने एक व्यक्ति पढ़ा था ढोल नृत्य में, कि ढोल नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले मुख्यमंत्री जयनारायण, कठपुतली को प्रोत्साहित करने वाले मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। समझ गए? राजस्थान के अंदर 52-53 दुर्ग पढ़ेंगे हम। उन दुर्गों के अंदर एक दुर्ग पढ़ेंगे जयगढ़, जिसके अंदर सिल्ले खाना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं चाहे इसको, काम में ले ले, मीठे नहीं। ये जो सिल्ले खाना है ना, ये है जयगढ़ के अंदर। इसमें है जयगढ़ के अंदर। समझ गए? जयगढ़ के अंदर, जयपुर रियासत के अंदर है जयगढ़। इस जयगढ़ के अंदर जो कछावा राजवंश थे ना, उन्होंने अपना गढ़ जो बना रखा था ना, उसमें इतना, जितना ये कमरा है, इतनी जगह नट जाति के लोगों को दी थी। सोच के देखो, घर के अंदर दूसरे जाति के लोगों को रहने की जगह दी सिर्फ कला के कारण। और आज भी इस जयगढ़ के अंदर वो नट जाति रहती है। अंदर दीवार सी खींच के अंदर तो घर है, बाहर एक मंच बना रखा है। अगर हम देखने जाएं तो वहां जैसे खड़े हो गए तो वहां पहले कोई नहीं दिखेगा, एक जना बैठा रहता है। तो वो पूछेगा हाँ भाई बोलो, तो जी कठपुतली खेल देखना है, तो दिखा देंगे, लाओ 100 रुपये, उनको 100 रुपये दो, कठपुतली खेल दिखा देंगे आपको। इसका मतलब ये हुआ कठपुतली घर कौन से दुर्ग में है? अगर आप घूमने जा रहे हो और आप जयपुर पहुंचे हो तो आप कठपुतली का नृत्य देखोगे, कहाँ जाओगे? ऐसे प्रश्न आरएस में आया था। तो कहाँ जाएंगे? जयगढ़ के अंदर जाएंगे, पक्का मिलेगा वहां, घर ही अगले का अंदर है। समझ गए? ऐसे नहीं कहेंगे हम तो त्रिपोलिया बाजार जाएंगे, तो हम जाएंगे कहाँ? जयगढ़। समझ गए क्या बात? तो आपसे पूछ लेना कठपुतली घर कौन से दुर्ग के अंदर है? कहाँ है? फिर एक आ जाता है कठपुतली का संग्रहालय। कठपुतली का संग्रहालय, अलग अलग प्रकार की कठपुतली रखी है। ये एक झील के किनारे एक महल बना हुआ है उदयपुर में। हैं? हाँ, बताओ। ये कोई हवेली है जिसमें राणा सांगा की पगड़ी रखी हुई है। सांगा पड़ा था? बताओ। अरे सांगा बोल रहा हूँ मैं, सिटी पैलेस किधर लेके आओ? हैं? कोई बात नहीं, मथा मत मारो। अब मैं दोबारा पूछूंगा, बता देना कौन सी हवेली? बागौर हवेली। कठपुतली संग्रहालय कहाँ है? बागौर हवेली में। कठपुतली घर किस दुर्ग में है? कठपुतली को प्रोत्साहित करने वाले मुख्यमंत्री, कठपुतली को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति, इनके प्रयास से क्या स्थापित हुआ? कब? कहाँ? समझ में आ गई बात? ये कठपुतली है। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। ये इसके अलावा और भी बचते हैं, गवरी, ख्याल, तमाशा, 4 बैंत, कठपुतली। हाँ जी बोलो, बताओ। अरे बताओ। हैं? अब भगत सिंह चौक क्या होता है? बताओ, ये सुना हुआ है क्या? वाह यार, अब तुम्हारा दिमाग त्रिपोलिया बाजार में था, ये साफ कर दिया काम। मार्केट का नाम है एरिया का। अब जैसे भगत सिंह चौक का है, किसी को एड्रेस बताया अनजाना आदमी को कि जी आप कहाँ खड़े हो, के भगत सिंह चौक के पास है जी एकेडमी। तो एक मार्केट है, उसका नाम है त्रिपोलिया बाजार। जयपुर नहीं गए क्या कभी आप? जयपुर नहीं गए क्या कभी? हाँ, तो फिर हंसी आई है आपको। आदमी के हंसी का पहला कारण ये अज्ञान था, आपको पता नहीं। जब आप उस चीज पे यूं करोगे आप अपने अटपटा लगेगा। हाँ कोई बात नहीं,
त्रिपोलिया बाजार के अंदर खूब सारी दुकानें हैं जिनके अंदर आप कंपटीशन की कोई भी बुक खरीद सकते हो, आपको नाम ध्यान होना चाहिए। खूब सारी किताबों की दुकानें, ठीक है, मार्केट लगता है, वो एरिया का नाम है, ठीक है। चलो आगे चलूं। आपने गौरी ख्याल तमाशा चार वैद कठपुतली ये समझा, इसके अलावा देखिए इसके अलावा एक है लीलाएं, एक आ जाता है स्वांग, या इसको कह देते हैं बहरूपिया, और एक आ जाता है नौटंकी, एक आ जाता है रम्मत, रम्मत नहीं लिखी ना, रम्मत, एक हो गया तमाशा, एक बवाई। ये तो पांचों तो मोटे मोटे रूप में जान गए। अब देखिए लीलाएं, लीलाओं की बात करें तो लीलाएं आपसे पूछ लेना लीलाएं क्या होती है, तो हमने एक चीज सुनी हुई है रामलीला, है ना। भरतपुर अलवर वाले बात करते हैं रास लीला, कृष्ण जी का संबंध जिससे है वो रासलीला, रामचंद्र जी का संबंध है वो रामलीला। तो आपसे कहेंगे रामलीला होती क्या चीज है, जैसे आरएस का पेपर दे जब तो उसमें भाषा लिखनी पड़ती है, अपने तैबे सदे आएंगे, तो क्या होती है वो ध्यान रखना है। तो देखिए किसी भी अवतारी या महापुरुष का जीवन चरित्र प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, लीलाएं कहलाता है। परंतु सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम बात करें तो लीलाओं के अंदर क्या होता है, रामलीला देखिए किसी ने हैं, देखिए चलो कोई बात नहीं, सुनना कि रामचंद्र जी का जन्म दिखाते हैं, रामचंद्र जी बड़े हुए वो दिखाएंगे, रामचंद्र जी धनुष चलाना सीख के वो दिखा दिया, फिर रामचंद्र जी सीता के साथ में विवाह किया वो दिखाते हैं, धनुष तोड़ा ये प्रकरण दिखाते हैं, फिर उनको वनवास मिला वो दिखा देते हैं, फिर रावण युद्ध दिखा देते हैं, ताड़का वध दिखा देते हैं। आप लोगों ने जो मैं चीजें बता रहा हूं ये कभी न कभी सुनी जरूर है। अब आप देखिए जो बचपन शुरू किया लास्ट तक लेके गए, ये समय के साथ साथ में व्यक्ति की उम्र को भी बढ़ाया है, समझ गए ना। इन चीजों पर गौर करना। लीलाएं जो होती है वो समयों का प्रस्तुतिकरण होती है, समयों का प्रस्तुतिकरण। जो कैरेक्टर पैदा हुआ था वो राजा बना, छोटे से लेके बड़े तक दिखाया है, तो लीलाएं क्या कहलाती है, समयों का प्रस्तुतिकरण। आपसे पूछा हुआ है समयों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, ऑप्शन में लिखेगा लीलाएं, स्वांग, नौटंकी, बवाई, ऐसे कुछ लिखेगा जिससे आप कंफ्यूज हो। तो समयों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, लीलाएं कहलाता। जान गए ना बात, ध्यान से समझना। और लीलाएं मुख्य रूप से तो दो, कौन कौन सी, एक रासलीला और एक रामलीला। अब आप ध्यान से समझना, संत संप्रदाय पढ़ा था हमने, है ना। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, बोलो। अरे यार वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कौन है, वल्लभाचार्य। अब आप समझना रासलीला का जनक माना जाता है वल्लभाचार्य को। किसको, वल्लभाचार्य। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने। फिर रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अब आप समझना कि राम का चरित्र लिखा किसने, तुलसीदास। तो आपसे पूछ सकते हैं रामलीला का जनक कौन, तो तुलसीदास। समझ गए। रामचंद्र का या सॉरी रामलीला का जनक तो है तुलसीदास, और रासलीला का जनक कौन है, ये तो सामान्य सी बात है, समझ गए। अब जो प्रश्नों और प्रश्न देंगे वो है कि ये जो रामलीला है ना ये भी कई तरह की है, जिसमें एक आती है अपने मूक रामलीला। समझ गए क्या अर्थ, मूक का मतलब क्या होता है, कलाकार बोलेगा कुछ नहीं, एक्टिंग करेगा सिर्फ, समझ गए। ये भी रामलीला चलती है और काफी फेमस है। राजस्थान में मूक रामलीला खेली जाती है बिसाऊ झुंझुनू में। कहाँ खेली जाती है, बिसाऊ
झुंझुनू। समझ गए क्या बात? मुख रामलीला कहाँ की फेमस? एक रामलीला और है, ढाई कड़ी की रामलीला, ढाई कड़ी की रामलीला। ढाई कड़ी की रामलीला की बात करूं तो जैसे नॉर्मली कुछ न कुछ अलग चीज है, जब भी तो ये नाम लिखा, नहीं तो सीधा ही कहते रामलीला। तो यहाँ ढाई कड़ी का मतलब क्या है? जैसे हम रामायण के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग सारे ये चीज जानते हो कि रामचंद्र जी थे, रावण था, लक्ष्मण था, ये कैरेक्टर बताएं तो आप ये कहोगे ये तो रामायण के, ऐसे नहीं कहेंगे महाभारत के, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि एक आदमी है जिसके 10 सिर लगे हैं, एक है आदमी जिसके पूंछ लगी है, मुंह भुला हुआ है, हनुमान जी है। इन कैरेक्टर को हम जानते हैं। अब रामायण की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, जैसे सीता हरण दिखाया, रावण वध दिखाया, लंका दहन दिखाया, धनुष तोड़ते हैं रामचंद्र जी, ये दिखाया, जो ये मुख्य मुख्य घटनाएं है ना, ये सिर्फ दिखाते हैं। यानी रामायण की मुख्य घटनाओं का मंच पर जब अभिनय किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाती है? ढाई कड़ी की रामलीला कहलाती है। क्या कहलाती है? ये फेमस है मांगरोल बारा की। कहां की है? मांगरोल बारा की। रख लोगे याद? मूक रामलीला कहां की? और ढाई कड़ी की रामलीला कहां की? मांगरोल बारा की। एक और है धनुष लीला। कौन सी है? मैं धनुष लीला पढ़ने से बताने से पहले एक चीज बताता हूँ। पुराने टाइम के अंदर जो है ना, एजुकेशन की बात करें ना, जब शुरू की बात होती है तो तीसरी चौथी के पढ़े हुए मास्टर लग जाते थे सीधे ही। पहले ये सिस्टम था। तो ऐसे करके कोई गांव के अंदर जो पटवारी था तो उसको कह दिया कि भाई मास्टरों की भर्ती करनी है। तो कई फिर रहे थे गांव में, उनको अगर मास्टर लगाते हैं जो उनको मास्टर लगा दिया। तो पुराने टाइम में क्या था, जब स्कूल लगते ना तो उस टाइम में क्या डीओ आता जांच करने स्कूल का। समझ गए? तो पहले वाले जो अड़बादी होते बच्चे भी, अड़बादी जानते ही हो आप, आजकल तो सेंसर होते हैं क्योंकि मारना पीटना वाला तो सिस्टम ही नहीं, तो बहुत ही शरारती होते। तो वो डीओ आया वो स्कूल के अंदर, मैं इससे संबंधित ही बात कर रहा हूँ ताकि आपके याद रह जाए बात। तो वो आया, डीओ आ गया, डीओ आके पूछा भाई यहाँ क्या चल रहा है? देखिए जी हिंदी पढ़ा रहे हैं। गुरुजी इकट्ठे हुए, सोचा डीओ कोई रिपोर्ट नहीं बना दे। तो उसने कहा क्या क्या पढ़ा है, कौन सा पाठ चढ़ा है? जी रामायण चल रही है। रामायण का मतलब पाठ लगा हुआ था, हिंदी के अंदर क्या चल रही है? रामायण। तो कहते रामायण चल रही है क्या? बच्चों को कहा बता, एक को कहा खड़ा हो जा। तो खड़ा भी उसको किया जो सबसे ज्यादा अड़बादी था। और मास्टर देख कर उसको कहे जी इसको नहीं और किसी को कर लो। क्यों, इसको क्या तकलीफ है? नहीं नहीं इसको ही खड़े, खड़ा जा। तो खड़ा हो गया। उसको बता रामचंद्र जी का धनुष किसने तोड़ा? अब भाई तो पड़ा हुआ था नहीं, उसने सोचा कोई डंगा टूट गया मेरे से। उसने कहा मैं तो नहीं तोड़ा। मास्टर जी कहे कि बताओ गुरुजी किसने तोड़ा? कि जी अड़बाद दिए तोड़ दिया होगा किसी ने। वो जो था ना वो समझ गया कि गुरुजी को ही पता नहीं धनुष है कौन सा। अरे वो तो बेचारा क्या बताया, क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया था। अब वो स्कूल में पूरे में फैल गई, स्कूल में पूरे में फैल गई। वो डीओ जो था वो ऑफिस में आके बैठ गया। अब वो लड़का तितर हुआ, वहां से घर पहुंच गया। उसने कहा जी वो एक बार से कोई आदमी आया स्कूल के अंदर, वो पूछ रहा है मेरा धनुष किसने तोड़ा। और वो बाप उसका था, वो लड़ाई हो रहा था, वो भी आ गया स्कूल में लेके बच्चे को कि जी मेरे वाले ने तो नहीं तोड़ा, आप और किसी का लगाओ। और वो कहते हैं कि हंगामा हो गया था अज्ञानता के कारण। ठीक है ना, बाद में वो पता चला वो डीओ से मिलता है के ये करके बहुत सारी फिल्में भी बनी इस घटना, सत्य घटना है ये पुरानी। तो धनुष लीला में क्या है, नॉर्मली धनुष का संबंध, रामचंद्र जी धनुष तोड़ते हैं, सीता से उनका विवाह होता है, ये घटना है। अब यहां क्या करते हैं इस धनुष लीला के अंदर, ये अटरू बारा की है। कहां की है? अटरू जगह पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बारा, यहां की है। समझ गए कहां की है? अटरू गांव का नाम है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यहाँ क्या करते हैं, जो इसका आयोजन करते हैं ना, वो लकड़ी और कपड़े से एक 25 फीट लंबा धनुष बनाते हैं
और वो धनुष जो है वो दर्शक तोड़ते हैं। ये फेमस है वहां का, समझ गए? तो आप जान गए कि मूक रामलीला कहाँ की कहाँ की बोलो? बिसाऊ झुंझुनू। डाइकड़ी की रामलीला और धनुष लीला अटरू बारह की, जान गए बात। इसी तरह से एक लीला और है नरसिंह लीला। क्या चीज है? नरसिंह लीला। प्रहलाद वो खंबा चीर के एक आदमी निकलता है, आधा शेर, शेरकार मानव, जानते हो घटना? ये मंच पर दिखाते हैं। ये नरसिंह लीला जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर की फेमस है। रख लोगे, याद है? हम बाद में इनको लिखेंगे, तो मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके याद रहे बात। तो ये चार चीजें समझ गए। इसी तरह से एक हम और पढ़ते हैं, पांचवी नाहर लीला। नाहर लीला, ये नाहर लीला वही है जो हमने लिखा था नृत्य के अंदर, मांडल भिडवाड़ा। मांडल याद है? साज आया था होली के कितने दिन, कितने दिन बाद आया होली? बताओ, घर जाके ईमानदारी से बताना, जो मैंने कराया वो कितनी बार पढ़ा आपने? अब बताओ यार, इतनी दूर से आके बैठे हो, 5-10 रीडिंग लगा देनी चाहिए। बड़ी हंसी आ रही है, बताओ कितने दिन बाद? आप बताओ। हाँ, 14 को है, 13 दिन बाद। 13 दिन बाद यानी 14, ठीक है। चैत्र कृष्णा 14, कब? चैत्र कृष्णा 14 को वो सींग लगाते हैं, रुई चिपकाते हैं, डांस दिखाते हैं, वो नार लीला। समझ गए? ये लीलाएं इतनी है। मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं। जब मैंने ग्रेजुएशन करी ना, ये चीज आप भी गौर करना, और मैं ये चीज लागू करता हूं कई जगह, कि जब मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने 99 के अंदर बीएससी करी थी। हो सकता है किसी का बर्थडे भी हो। 1999 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। तो हमारे क्या प्रिंसिपल थे ना, वो रिटायर कर्नल थे। मिलिट्री के आदमी को चार्ज ऐसा दे दिया खतरनाक वाला, तो वो पूरा रूल रेगुलेशन, यानी हमने स्कूलिंग छोड़ के स्कूलिंग दोबारा करी। और ऐसी स्कूलिंग लाइफ में याद रहते। बच्चों को बताता हूँ मैं घर पे भी, मैंने कॉलेज, मेरा टाइम है ना 8 बजे लगता 4 बजे तक। एबसेंट रह जाते ना तो घर समाचार आ जाता, घर फोन कर देता। उस टाइम वो लैंडलाइन होते तो घर फोन कर देते कि आपका बच्चा नहीं आया। रूम लेके रहते थे तो घर वाले हाजिर हो जाते। तो उस वजह से एबसेंट रहते नहीं। सुबह 8 से लगातार 4, एक दिन बीच में हम पहुंच गए सारे से। आपको बता रहा हूं कि भी एजुकेशन का क्या इफेक्ट है। आज भी जब हमने वो उस टाइम में जो पढ़ाई करी थी ना, आज भी याद है सारी चीजें डिट्टू। कैसे करवाई, तो वो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। पहले दिन जैसे ही हम क्लास में गए, तो रैंक के हिसाब से 12वीं में जो परसेंटेज है ना, उस हिसाब से बिठा दिया सबको। बिठा के नाम इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद में हमारे एक सर आए, और उन्होंने जितनी फसलें थी उनके 200-250 नाम, वैज्ञानिक नाम बोर्ड पे लिख दिए, और सबको कह दिया उतार लो। सारे जूते उतार लिए। अब कई हम जैसे भी थे जिन्होंने आधे उतारे, क्योंकि नए नए कॉलेज में जाते हैं, जब थोड़ी सी वो आवाज आती है, तो उस हिसाब से हमने भी वो रोक दौड़ में उतार लिए। तो क्या ये है, और कल आपके ये याद होना चाहिए, जिसके याद नहीं होगा क्लास में नहीं बिठाऊंगा। तो हमारे बहम ये था कि कॉलेज में बाहर निकाल दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कॉलेज का तो यूं ही होता है कि अपने को बाहर कौन निकालेगा। हम सारे अगले दिन पहुंचे। हमारे साथ 7 लड़कियां थी और 53 हम थे लड़के। 60 की सीट थी। पहले कॉलेज में ऐसे एडमिशन होता ना, वो प्री वाला, वो ऐसे लपड़ा। तो हम आगे आगे बैठते, तो सबसे पहले अपना ही नंबर आया, तो खड़ा हो जा, हो गए खड़े। हाँ, गेहूं का नाम बता। तो 1-2 का रटा मारा हुआ था, वो तो बता दिया। वो तो शुरू हो गए 4-4, 5-5 पूछने। अब सारों की आवाज टाइट हो गई। उन्होंने सोचा है नंबर पक्के वाला लगेगा, जहां अटके ना, ऐसा गेट पे खड़े हो जा,
जिंदगी में पहली बार किसी टीचर ने डांटा, तो वहां जाके चुपचाप खड़े हो गए। अब कंप कपीर पसीना सारा काम होना था, खड़े रहे। फिर दूसरे का नंबर लगा के याद है क्या, वो उस बहस में बाहर गया तो वो भूल गया, उसको कहा तुम भी हो जाओ। यूं करते लड़के और लड़कियां सब बाहर, गुरुजी अकेले अंदर। अटेंडेंस ही नहीं ली, उससे पहले ही काम कर दिया। सारी गैलरी के अंदर खड़े, लड़कियों की लाइन अलग, लड़कों की अलग। प्रिंसिपल सर आए राउंड पे, बाहर क्यों खड़े हो, सर ने भेजा है। अंदर आए, सर इनको क्यों भेजा, जी याद नहीं, अच्छा याद नहीं। फिर कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो जब याद हो जाए ना तो क्लास में बैठ जाना। तो हमने सोचा कि पीरियड के बाद में बैठ जाएंगे। आप मानोगे नहीं है, 5 बजे अंदर आए, वहीं खड़े रहे। अब कहानी समझ में आ गई थी कि कैसे अपनी क्लासें लगेगी। आप मानोगे नहीं, 95 की बात है, 95 में 250 नाम याद किए थे, एक एक याद है। यानी वहां ये बह था, बह के बगैर काम नहीं होता है। आप पे अगर प्रेशर नहीं है, याद नहीं करोगे आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, 60 के 60 आज भी अगर हम फोन पे बात करते हैं ना पुराने जो मित्रों से, तो पहले वेराइटियां बोल देते हैं, तो अपने आप समझ जाता है कि साथ वाला है, क्योंकि वो घटना सबको याद है और सारों को 250 के 250 नाम याद है। अब खड़े होकर 2-2 के जोड़े बना लिए, मैं याद करूं उसको सुनाऊं, वो मेरे को सुना, यूं करके 4 बजे तक खाना पीना सब बंद। फिर सारे बैठ गए। अगले दिन कहा कि आप ऐसे करो, क्योंकि पहले उस टाइम में फोन फान थे नहीं, रजिस्टर्ड डाक लेके आओ घर पोस्ट ऑफिस से, और उस पे अपने घर का एड्रेस लिखो। टेस्ट होता 7वें दिन, शनिवार को टेस्ट होता, टेस्ट की रिपोर्ट घर भेजते। ये काम और सुंदर करता। 4-4 लिफाफे सारों से लिए, खत्म हो जाता तो पियोन आता, कह देता तेरे लिफाफे खत्म हो गए, लेके आ। तो अगले दिन लेके आते, एड्रेस लिखा हुआ, 18 रुपए की उस टाइम टिकट लगती, टिकट चिपकी हुई। मेरा बताने का मतलब, मेरी बता नहीं रहा हूँ लाइफ, मैं ये बता रहा हूँ कि वो आदत डाल दी उस टाइम में कि या तो पढ़ो ही नहीं पढ़ो तो पूरा पढ़ो, आधा काम का ही नहीं है। आधा पढ़ोगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि आपके बहम रहेगा, ये आता है, फिर आता फिर काम नुकसान करेगा, तो पूरा पुख्ता याद करना। तो हम पढ़ रहे थे लीलाएं, और लीलाओं का कहते हैं समयों का प्रस्तुतिकरण। लीलाओं के अंदर एक होती है रामलीला, जो राम का चरित्र बताती है, एक होती है रास लीला, जो कृष्ण जी का। रामलीला का जनक कौन है, रामलीला का जनक तुलसीदास। कौन, मैं रामलीला का जनक तुलसीदास बता रहा हूं, रामचरितमानस भी उसने ही लिखा है, ठीक है। और रास लीला का जनक कौन है, वल्लभाचार्य। भरतपुर अलवर, सॉरी भरतपुर में तो रास लीला, और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में रामलीला फेमस है। फिर आ जाती है स्वांग या बहरूपिया। किसी भी व्यक्ति का मुखौटा लगाकर या ड्रेस पहनकर अभिनय करना स्वांग कला कहलाता है। समझ गए, किसी का मुखौटा लगाकर या शरीर की अभिव्यक्ति से, एक्शन के द्वारा किसी दूसरे का कैरेक्टर दिखा देना क्या कहलाता है, स्वांग कला कहलाता है। और स्वांग कला करने वाला कलाकार क्या कहलाता है, बहरूपिया कहलाता है। समझ गए, इसको करने वाले जो कलाकार थे ना, वो इनके फेवरेट थे। इनके किनके, जयपुर वालों के। जयपुर के जो राजा हुए ना, इस कला को सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनरूप बांड। क्या नाम है, अब आपको जब मैं इसका बताऊंगा तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी कितने कला प्रेमी थे। क्या नाम है, धनरूप बांड। अब ये राजा के एकदम क्लोज में था। इस आदमी को जयपुर रियासत ने जागीर प्रदान कर दी थी इस स्वांग कला के कारण। और आज जिसे हम जानते, जयपुर, बताओ कौन कौन गया है। अब कई उन्होंने कहा ना त्रिपोलिया बाजार पता नहीं, जब पूछ रहा हूं, कोई बात नहीं। हम जब भी यहां से जयपुर जाएंगे ना, तो जहां जाके हमारी बस रुकेगी उस जगह का नाम है सिंधी कैंप या पोलो विक्ट्री। पोलो विक्ट्री है, चलो ठीक है, इतना तो बढ़िया है कि आपको पता है पोलो विक्ट्री जयपुर में वो जगह है पोलो विक्ट्री। वो इसको गिफ्ट करी थी राजा ने।
आज अरबों की है। समझ गए क्या बात? जयपुर रियासत ने धनरूप भांड को क्या दी थी? पोलो विक्ट्री नहीं, वो तो आज नाम है, जागीर प्रदान की थी, जिसे आज पोलो विक्ट्री के नाम। अब आप देखिए, ये जितने सामान मैंने लिखे हैं 10, इनमें से हमने कितने देखे हैं? एक ही नहीं देखा। स्वांग देखा हुआ है? चलो बहुत बढ़िया बात है। और रामलीला देखिए। और कहने का मतलब 10 कला, हमारी कलाएं हमने 2 ही देखी है ना, 3 देखी होगी, 5 देखी होगी। एक चीज ध्यान से समझना, आप लोग इन कलाओं के हम संरक्षक है एक तरह से, क्योंकि जब हम दर्शक ही नहीं बनेंगे तो कलाकार अपना पेट कहां से भरेंगे? राजा तो है नहीं, और उसका पेट नहीं भरेगा तो वो काम धंधा छोड़ देगा ये, और काम करेगा, और वो और काम करेगा तो ये कला कागजों में रहेगी, मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे, इतना ही रहा है, बाकी खत्म है। समझ रहे हो ना बात? इस कारण से ये जो है ना, इसके वंशज आज ये कला को गायब कर दी। क्योंकि पहले गांव में आते तो वो 5-7 दिन रुकता, बेचारा बाहर से आता, कला दिखाता। आप अपने घर में दादा नाना से पूछोगे बता देगा, वो लोग बताएंगे अपने को। ऐसे आदमी बैरू भी आता था गांव के अंदर, उसको रहने के लिए जगह देते, खाना पीना देते, फिर कणक देते, अपने पैसे भी देते, गांव वाले चंदा करके देते उसको, तो वो अपने पूरे साल का या 6 महीने का जुगाड़ बना के वहां से ले जाता। इसका मतलब ये था, ये कला जिंदा थी। और आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम क्यों कला के साथ माथा मारे? हम पढ़ेंगे बस सिर्फ। समझ गए? तो फिर इनके वंशज हुए, उन्होंने फिर वो सिनेमा घर बना दिया, और बाद में और कोई पढ़ने लग गया और कोई पीटे की तैयारी में लग गया, ऐसे करने लग गए, ये अपना काम, मूल काम जो है वो छोड़ दिया। तो देखिए, आपको याद क्या रखना है, इस कला को प्रोत्साहित किया जयपुर रियासत ने। इसका पुरोधा या शुरुआत करने वाला है कौन है? और इस कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने वाला है वो है जानकीलाल भांड। क्या नाम है? जानकीलाल भांड। इस आदमी ने अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई इसको, यानी इस आदमी को विदेशी ले जाते और छोड़ के जाते। और ये अभिनय किसका करता है? यूट्यूब पे आप देखना एक बार, मेरे कहने से 10-1 मिनट मोबाइल देख लेना, और उसमें ये देखना मंकी मैन का कैरेक्टर। क्या देखना है आपको? आपको यूं एहसास ही नहीं होगा कि बंदर है एक आदमी है, आपको हुब ऐसे लगेगा बंदर ही है। समझ गए? यानी इनकी कला इतनी सजीव होती, इस कारण से इस आदमी का उपनाम है मंकी मैन। ये क्या बनता था? बंदर बनता था ये। समझ गए? एक खेल जो अब हाईलाइट है वो है सेठ सेठानी का खेल, ठीक है? वो भी यूट्यूब पे देखना आप। कौन सा खेल? 2 खेल देखने आपने, एक तो सेठ सेठानी का और एक मंकी मैन। आप देखोगे तो उनको लाइक मिलेंगे बेचारों को, कुछ हिस्से तो जाएगा। आप देखना उस चीज को जरूर। क्या है? सेठ सेठानी का खेल। आपको मैं गारंटी लेता हूं, जब तक लास्ट तक नहीं देख लेते आपको पता ही नहीं चलेगा एक जना एक दो है। यानी सेठ सेठानी का खेल है, एक ही आदमी है और उसने कंधे पर सेठ जी को बिठा रखा है पुतला, और आवाज और निकालता है, एक्टिंग करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक एक दो है, महिला है या पुरुष है ये भी पता नहीं चलेगा, गारंटी है मेरी। ये खेल क्या कहलाता है? स्वांग कला। ठीक है? एक गाड़िया लोहार नाटक और करते हैं। इसके बाद में है नौटंकी। ये नौटंकी जो है, इसमें कलाकार जब मंच पर खड़ा हो जाता है, दर्शकों की हंसी ऑटोमेटिकली फूट जाती है, यानी हास्य प्रधान है ये नौटंकी। क्या है? हास्य प्रधान है। यूपी की छवि इसमें देखने को मिलती है। यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है हाथरस। समझ गए? कौन सी जगह है? हाथरस। ये नौटंकी राजस्थान के अंदर हाथरस शैली में खेली जाती है। किसमें? हाथरस शैली के अंदर। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा नौटंकी। रम्मत। हो गया क्या टाइम? आज इतना ही करेंगे, ये कल करेंगे अपने बाकी ये। ठीक है, धन्यवाद।